बप्पा की विदाई का दिन और अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे बप्पा की विदाई की। और लाल बाग के राजा, पूरे देश की नज़र जिन पे होती है, उनकी शोभा यात्रा निकल चुकी है मुंबई की सड़कों पर होते हुए। लगभग इस वक्त चिंचपोकली के इलाके में हैं लाल बाग के राजा, और सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं लाल बाग के राजा की। ये भव्य तस्वीर, साल भर इस मंजर का इंतज़ार करते हैं पूरे देश के लोग, ना सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र के लोग, दूर दूर से लोग मुंबई पहुंचते हैं बप्पा के दर्शनों के लिए। और ये दर्शन खास माने जाते हैं जब बप्पा की विदाई होती है और साथ में लगते हैं नारे, गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या, मतलब अगले साल फिर से जल्दी आए। पूरे देश में 10 दिन से धूमधाम के साथ गणपति की पूजा हुई, घरों में, सार्वजनिक पंडालों में, और आज हो रही है विदाई। अनंत चतुर्दशी का दिन है और आज के दिन अनंत पूजा के साथ साथ गणपति बप्पा की विदाई होती है, विसर्जन होता है। 10 दिन में अलग अलग विसर्जन की तारीखें होती है आम भक्तों के लिए, 1.5 दिन के गणपति, 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के। लेकिन 10 दिन के बाद सभी जो मंडल है वहाँ से गणपति का विसर्जन हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार विदाई के साथ ही गणपति अपने साथ भक्तों के तमाम विघ्न भी लेकर चले जाते हैं, इसलिए विघ्नहर्ता भी कहा जाता है गणपति बप्पा को। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरें मुंबई की, पुणे की, लाल बाग के राजा की, और पुणे के दगड़ू सेठ, मशहूर दगड़ू सेठ की भी आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और लाल बाग राजा की भी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। साने गुरुजी मार्ग से ये मुंबई से लाल बाग के राजा की तस्वीरें, भव्य विशाल प्रतिमा, और साथ ही दगड़ू सेठ पुणे, सबसे पुराने गणपति मंडलों में से एक। असल में गणपति महोत्सव की शुरुआत उत्सव की शुरुआत जो है वो पुणे से ही हुई थी, और इसका श्रेय जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ा गणपति उत्सव को, और इसको एक सार्वजनिक ऐसा उत्सव बना दिया जिसमें पूरे समाज की सहभागिता होती है। और आज़ादी के आंदोलन में भी एक बड़ी भूमिका मानी जाती है गणपति उत्सव की, लोगों को, आम लोगों को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ने के लिए। या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आज़ादी का जो आंदोलन चल रहा था लोगों के सहयोग से, और ये जो धार्मिक आयोजन थे, इनको एक साथ मिलाया बाल गंगाधर तिलक ने, और वो परंपरा अब तक कायम है बड़ी ही श्रद्धा के साथ। और जो आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं ढोल ताशे की, ये भी एक ख़ास अंग है पूरे गणपति उत्सव का, और ख़ासकर विसर्जन के जुलूस का। हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन ये वो तस्वीरें हैं जिन पर सबकी नज़र रहती है, सब दर्शन करना चाहते हैं एक बार लाल बाग के राजा की। और ये भव्य दृश्य, और इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें, मुंबई पुणे के अलावा ये पुणे के और मुंबई के, हैदराबाद के, वडोदरा के, सूरत के, कोल्हापुर के, ये तमाम गणपति अपने अपने गांव चले, और बप्पा के विसर्जन के लिए हर जगह आपको तस्वीरों में दिखाई देगा पूरा भक्तों का सैलाव जो इस साल गणपति को विदा करने आए हैं। हर ख़ास और आम देवेंद्र फडणवीस आपको दिखाई दे रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में। और ये एक बार फिर से लाल बाग के राजा की तस्वीर, और दगड़ू सेठ गणपति की तस्वीर देखिए, कितनी भव्य मनोरम
झांकी के साथ पुणे को इसीलिए महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। और अब नेटवर्क 18 के ऑफिस में विराजे गजानन भी आज विदा हुए, तो उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये नेटवर्क 18 के ऑफिस में ढोल ताशे और भरपूर उत्साह के साथ गणपति को विदा किया गया। पिछले 10 दिन से बड़ी बड़ी हस्तियां गणेश के दर्शन के लिए आ रहे थे और नेटवर्क 18 के हमारे सहयोगी चैनल न्यूज़ 18 लोकमत ने विशेष आयोजन किया था। गणपति की मूर्ति रखी थी, 10 दिन उनकी सेवा की। तो ये तस्वीरें नेटवर्क 18 के मुंबई ऑफिस की। और बहुत धीरे धीरे देखिए आप काफिला ये बढ़ता है लाल बाग के राजा का, और ये जा रहे हैं गिरगांव चौपाटी। तो गिरगांव चौपाटी में करीब करीब जब पाँव फटता है उसके बाद विसर्जन होता है। और फिल्मों में जो आप गणपति विसर्जन की तस्वीरें देखते हैं, जो दृश्य आपको फिल्मों में दिखाई देते हैं, ज़्यादातर वो उसी वक्त की शूट की हुई तस्वीरें होती है, वीडियो होते हैं जो फिल्मों में इस्तेमाल होते हैं गिरगांव चौपाटी के। वैसे कि मुंबई के अलग अलग बीचेस को चौपाटी कहते हैं और अलग अलग बीचेस पर आज गणपति का विसर्जन होता है। गिरगांव चौपाटी पर, दादर चौपाटी पर, जुहू चौपाटी पर, परसुआ चौपाटी पर, तमाम जितने भी समुद्र के किनारे हैं वहाँ आज बड़े गणपति मंडलों का विसर्जन होता है। इसके अलावा 10 दिन में जब भी विसर्जन की तारीखें आती हैं तो उसमें अलग अलग जगहों पर टेम्परेरी पॉन्ड्स, तालाब भी बनाए जाते हैं प्रदूषण के लिहाज से, प्रदूषण सुरक्षा को देखते हुए। और आजकल बहुत सारी गणपति की ऐसी मूर्तियां की बनती है मिट्टी की, जो घर में गमलों में ही उनका विसर्जन किया जाता है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो है समय के साथ एडॉप्ट की जाती हैं, लेकिन कुछ जो परंपराएं हैं वो कायम हैं और उसी तरीके से जारी है। जिनमें से एक बहुत बड़ी परंपरा, आप रिवायत कह सकते हैं मुंबई की, वो है लाल बाग के राजा। और इस तरीके के जो बड़े गणेश मंडल हैं जहां पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ 10 दिन गणपति की पूजा होती है और 10वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन होती है विदाई। और अब कुछ अच्छी खबरें एशियन गेम्स से। एशियन गेम्स के 5वें दिन की शुरुआत में भारतीय शूटर्स ने अपना जलवा दिखाया। मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम ने भारत को 6ठा गोल्ड दिलाया। अर्जुन चीमा, सरबजीत सिंह और शिव नरवाल की तिकड़ी में ने ये मेडल दिलाया, गोल्ड मेडल। और वुशु में रोशिबिना देवी ने भारत को दिन की पहली सफलता दिलाई और सिल्वर मेडल हासिल किया। वहीं बैडमिंटन में वुमेन्स टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय मेंस स्विमिंग टीम भी 4x100 मीटर फ्री स्टाइल में नेशनल रिकॉर्ड के साथ फाइनल में पहुंच गई है। बता दें कि अब तक 6 गोल्ड मेडल समेत कुल 25 पदक भारत के नाम हो चुके हैं। इसके साथ ही भारत एक बार फिर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ये देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर मेडल टैली एशियन गेम्स का, और 5वें स्थान पर भारत है, पहले पर चीन। तो ये लेटेस्ट अपडेट्स, और 6 गोल्ड के साथ 5वें स्थान पर भारत।
और अब बात करते हैं बाजार की। आज सितंबर एक्सपायरी के दिन बाजार में बड़ी बिकवाली देखने को मिली। इसी के साथ सेंसेक्स और निफ्टी करीब करीब 1% गिरकर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 610 अंक गिरकर बंद हुआ 65,508 पर। निफ्टी 193 अंक यानी करीब करीब 200 अंक 19,524 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बिकवाली रही मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में और आईटी, एफएमसीजी, ऑटो शेयरों पर भी आज दबाव देखने को मिला। ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लागू करने को लेकर सरकार एक्शन में है। सीबीआईसी चेयरमैन संजय कुमार का कहना है कि 1 अक्टूबर से 28% जीएसटी लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं अगर कुछ राज्य अपने यहाँ कानून पास नहीं करते हैं तो बाकी राज्यों में ये लागू होगा, वहां नहीं लागू होगा। हमारी पूरी तैयारी है 1 अक्टूबर से इसको लागू करने के लिए। और जो एक्ट में जो प्रोविजंस लाए गए थे वो लास्ट इसमें पार्लियामेंट्री सेशन में वो पास हो गए थे। उसके रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस वगैरह हैं उनको इशू करने की प्रक्रिया जारी है। सभी राज्यों ने उनको सभी को पारित करना जरूरी है क्योंकि स्टेट लॉ में भी इसके प्रोविजंस आने हैं और ज्यादातर स्टेट ने इसको पास कर दिया है या ऑर्डिनेंस के थ्रू। तो बाकी भी अपना अभी जो दिन बचे हैं उसमें उनको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी। वहीं एलआईसी को जीएसटी नोटिस भेजने को लेकर सीबीआईसी चेयरमैन संजय कुमार ने कहा है कि एलआईसी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स नहीं किया, इसके तहत ये एक्शन लिया गया है। स्टेट जीएसटी ने नोटिस दिया है तो उसके बारे में जो भी जानकारी मैंने ली है वो संक्षिप्त में ऐसे है कि कुछ पॉलिसीज जो एग्जम्प्टेड रहती हैं उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लॉ के हिसाब से उसको रिवर्स करने की जरूरत है, तो वो उनका रिवर्स नहीं हुआ था, उसी की बेसिस पे उन्होंने नोटिस दिया है। और अब बात वाइब्रेंट गुजरात समिट की, जो है तरक्की, विकास और निवेश की रफ्तार का नाम। इसकी शुरुआत 20 साल पहले तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। आइए आपको लेकर चलते हैं वाइब्रेंट गुजरात समिट के सफर पर। तरक्की, विकास और निवेश की रफ्तार का नाम है वाइब्रेंट गुजरात, जिसकी शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक आज से 20 साल पहले, जब वो गुजरात के सीएम थे। लोग कहते हैं मोदी सपने देखता है। मोदी सपने देखता नहीं है, मोदी सपने बोता है। नरेंद्र मोदी ने साल 2001 में गुजरात के सीएम का पद संभाला था और उसी साल गुजरात ने भूकंप की जो त्रासदी झेली, उसने गुजरात की पूरी जनता और सूबे की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। तब जानकार कह रहे थे कि गुजरात भूकंप की इस त्रासदी से कभी उबर नहीं पाएगा। भले उस समय मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन मेरा गुजरात पर, अपने गुजरात के लोगों पर अटूट भरोसा था। भूकंप की त्रासदी से उबरने के बीच नरेंद्र मोदी ने साल 2003 में पहले वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन किया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करने के लिए गुजरात में पहली बार ऐसा बड़ा आयोजन हुआ था। तब देश विदेश से आए निवेशकों के सामने नरेंद्र मोदी ने विकास का जो विजन पेश करते हुए कहा था कि आप गुजरात में 1 रुपया बोएंगे और परिणाम के तौर पर $1 काटेंगे। पहले ही वाइब्रेंट गुजरात समिट में करीब 125 विदेशी प्रतिनिधिमंडल, 200 एनआरआई और 200 उच्च अधिकारी शामिल हुए थे। 2003 में इस समिट में सिर्फ गिनती भर देशों का पार्टिसिपेशन था। आज 135 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। साल 2005 में हुए दूसरे वाइब्रेंट गुजरात समिट में 94,357 करोड़ का निवेश हुआ, जिसने उस साल गुजरात को इंडस्ट्रियल निवेश में टॉप पर पहुंचा दिया था। 2007 में हुए वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान भारत के टॉप बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और रतन टाटा ने गुजरात में बड़े निवेश का ऐलान किया। 2009 के वाइब्रेंट ग्लोबल समिट में गुजरात ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए सेंटर के तौर पर उभरा।
इसके बाद हुआ साल 2011 का वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन, जिसने निवेश में अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ डाले। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2011 टोटल इन्वेस्टमेंट इज 20,83,000 करोड़ रुपीस। 2014 में देश को विकास का गुजरात मॉडल देने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। मोदी गुजरात से दिल्ली पहुंचे, लेकिन मोदी ने गुजरात के विकास के सपने को पूरा करने के लिए जो मॉडल बनाया वो आज भी गुजरात में एक्टिव है। अभी एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। अब कुछ खबरें राजनीति की गलियारों से। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ठन गई है। असल में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को पंजाब पुलिस ने ड्रग्स से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस सुबह चंडीगढ़ में उनके घर पहुंची, जहां से सुखपाल खैरा को गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। सुखपाल सिंह खैरा के बेटे मेहताब ने भगवंत मान सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया है। मेहताब ने कहा है कि उनके पिता को पंजाब सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से गिरफ्तार किया गया है। कारण तो सियासी बदलाखोरी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान का शराबी चेहरा और उनकी पार्टी को बेनकाब किया सुखपाल सिंह खैरा ने। पंजाब में किसी के साथ भी कभी कोई धक्का होया या सरकारी, जैसे आज हमारे साथ हुआ है, या किसी ड्रग्स ओवरडोज करके किसी की डेथ हुई तो सुखपाल सिंह खैरा ने वहां पे जाके उनका साथ दिया, उनका समर्थन किया। सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस नेता आप सरकार पर राजनीतिक साजिश के आरोप लगा रहे हैं, तो आप भी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार कर रही है। कानून अपना रास्ता लेगा। बहुत फेमस रहा है कि सुखपाल खैरा जी नशे के कारोबार के अंदर संलग्न रहे हैं, परंतु सरकारों का कहीं ना कहीं संरक्षण उनको मिलता रहा। अब उचित न्यायिक जांच होगी, न्यायिक जांच के अंदर जो भी सामने आएगा कानून अपना रास्ता लेगा। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का झगड़ा एक उदाहरण पर है। इंडिया गठबंधन में कई और तरह के कलह के संकेत मिल रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन में सब ठीक ठाक है? आज आवाज अड्डा में इसी पर बड़ी चर्चा होगी शाम 7:57 पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के रिनोवेशन के मामले की जांच अब सीबीआई के हाथ में आ गई है। इस मामले में सीबीआई ने कल केस भी दर्ज कर लिया है। 12 मई को विजिलेंस विभाग ने केजरीवाल के बंगले और इसके कैंपस में बने ऑफिस के रिनोवेशन को लेकर उपराज्यपाल विनय सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें बताया गया है कि केजरीवाल के बंगले के रिनोवेशन पर 52 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इस मामले पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी आपको खत्म करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी चाहे कितनी भी जांच कर ले, कुछ नहीं मिलने वाला है। उन्होंने सारी छानबीन कर ली, सारी जांच कर ली। पिछले 8 साल से जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूं, तब से ये जांच ही जांच किए जा रहे हैं। अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो अब ये नई इंक्वायरी इन्होंने शुरू की है। इस इंक्वायरी का भी स्वागत है। इसमें भी कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे पहले कुछ नहीं मिला, वैसे कुछ नहीं मिलने वाला। ये फर्जी इंक्वायरी, जितनी मर्जी इंक्वायरी कर ले, जितनी मर्जी केस कर ले, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। लेकिन हाँ, आज मैं चौथी पास राजा को एक चैलेंज देना चाहता हूँ। जैसे पिछली इंक्वायरियों में कुछ नहीं निकला, अगर इस इंक्वायरी में भी कुछ नहीं निकलेगा तो क्या आप इस्तीफा दोगे झूठी इंक्वायरियां कराने के जुर्म में? और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए CNBC आवाज से और रहिए अपडेट खबरों से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।